नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार ने कॉलेजों में एडमिशन के नियम में किया बदलाव। परसेंटाइल की बजाय प्राप्तांक के आधार पर होगा दाखिला। बीजेपी सरकार ने एडमिशन के लिए बनाया था परसेंटाइल फॉर्मूला। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मौन व्रत रखकर शहीदों के बलिदान को किया याद। केंद्र सरकार से वास्तविक स्थिति बताने की हुई मांग। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्क पहनकर सेल्फी डाली। जयपुर में राजस्थान की घुड़सवार पुलिस ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए किया जागरूक। कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार की लोगों से अपील। कहा, कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में ना जाए लोग। पड़ोसी राज्यों ने चिट्ठी लिखकर अनुमति ना देने की है मांग। राजस्थान में कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बीजेपी सरकार की परसेंटाइल फॉर्मूला को गहलोत सरकार ने बदल दिया है। अब प्रदेश के कॉलेजों में सीबीएसई स्टूडेंट्स को दाखिले में परसेंटाइल फॉर्मूले के कारण पिछड़ना नहीं पड़ेगा। नई प्रवेश नीति के अनुसार अब परसेंटाइल फॉर्मूले के बजाय प्राप्तांक के आधार पर दाखिले की मेरिट तैयार की जाएगी। नई प्रवेश नीति में इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं। इसमें विभिन्न वर्गों के स्टूडेंट्स को कई तरह की रियायतें दी गई हैं। दरअसल परसेंटाइल फॉर्मूले के कारण राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के बीच बड़ा अंतर देखा जा रहा था। सीबीएसई स्टूडेंट्स लंबे समय से इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। तो आपको बता दें, राजस्थान के कॉलेजों में एडमिशन्स को लेकर बदलाव किया गया है और गहलोत सरकार ने अब सीबीएसई स्टूडेंट्स को दाखिले में परसेंटाइल फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा। जो प्राप्तांक है उसके बेसिस पे मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। आपको बता दें, बीजेपी की सरकार ने परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाया था, जिसे बदलते हुए गहलोत सरकार ने अब प्राप्तांक के आधार पर मेरिट देने का फैसला किया है। वहीं इस बार राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 12वीं के परिणाम की मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। कोविड-19 के कारण जेईई मुख्य परीक्षा के आयोजन और परिणाम में अनिश्चितता के चलते ये फैसला लिया गया है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित इंजीनियरिंग कॉलेजों की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में 50% सीटें राज्य अनुदानित सीटों द्वारा भरी जाएंगी, ताकि जनजातीय क्षेत्र के छात्रों को निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के मुकाबले में आधी फीस में प्रवेश मिल सके। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी जुड़ गए इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। वासुदेव जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। गहलोत सरकार ने फॉर्मूला बदला है कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर। परसेंटाइल फॉर्मूले की जगह अब प्राप्तांक के आधार पर मेरिट दी जाएगी। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि परसेंटाइल फॉर्मूला आपकी सरकार ने लागू किया था? ये फैसला विद्यार्थियों के हित में नहीं है। हमने जब ये निर्णय किया था, क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 बोर्ड हैं, सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सीबीएसई में बच्चों के नंबर अधिक आते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मार्किंग का अलग सिस्टम है। इसीलिए जितने कॉलेजों में जब एडमिशन होती थी, उस समय सब जगह 80% सीबीएसई के वालों के एडमिशन हो जाते थे। और चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर अधिकतर रूरल एरियाज के या गरीब बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते थे, इसलिए हमने इसको परसेंटाइल सिस्टम अपनाया, जिसके कारण से सारे विद्यार्थियों से अन्याय होने लगा कि उल्टा हो गया। अब 80% राजस्थान बोर्ड के बच्चों का एडमिशन होने लग गया। तो अब ये जो गहलोत सरकार परिवर्तन कर रही है, निश्चित रूप से ये गरीबों बच्चों के और रूरल के बच्चों के साथ अन्याय होगा, अहित होगा। इसलिए इनको निर्णय बदलना चाहिए। हमने बहुत सोच समझ के शिक्षाविदों से राय करके और पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर ये निर्णय लिया था। अब यदि सरकार किसी दबाव में या किसी का बदल रही है,
तो निश्चित अनुचित है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इसको वापस परसेंटाइल सिस्टम को ही लागू करें। जी वासुदेव जी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स को लेकर भी 12वीं के परिणाम में जो मेरिट है उसके हिसाब से एडमिशन्स की प्रक्रिया की जाएगी, ये भी सरकार ने फैसला किया है क्योंकि कोविड-19 महामारी का दौर है और ऐसे में जेईई के रिजल्ट्स जो है वो आने नहीं। कितनी बड़ी राहत आप स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से यह भी राहत है, लेकिन में भी 12वीं के अंकों का परसेंटाइल सिस्टम के आधार पर एडमिशन दिए जाने चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में। 12वीं के आधार पर दिया, ये तो समझ में आता है कि सर वर्तमान परिस्थितियों में, और एक जमाने में पहले होता ही था कि 12वीं के आधार पर एडमिशन मिला करते थे, लेकिन बीच में लगा के अलग अलग बोर्ड हैं, इसीलिए एग्जामिनेशन जेईई के और बाकी सब होने लगे। अब 12वीं के लिए दिया जाना तो उचित लगता है, लेकिन 12वीं में वही मैंने कहा कि मार्क्स जो है वो सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के परसेंटाइल सिस्टम से ही एडमिशन होंगे, तो ही बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा। जी वासुदेव जी, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई के स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि परसेंटाइल सिस्टम को हटाना चाहिए और जो प्राप्तांक है उसके हिसाब से ही मेरिट जो है वो तय करी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है ये स्टूडेंट्स की मांग पर ही लिया गया है, तो फिर आप समझा सकते हैं कैसे इससे नुकसान होगा छात्रों का, जैसा कि आप कह रहा हूँ कि सीबीएसई के बच्चों को उन्हीं के एडमिशन हो, इसलिए उनका इंटरेस्ट उसमें होगा, और मांग करना तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन उतनी पर उससे बड़ी संख्या में राजस्थान बोर्ड के बच्चे भी हैं, उनकी मांग है एक परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाए। तो निश्चित रूप से जो बच्चों के साथ आप मार्क्स के वहाँ के टॉप मार्क्स और यहाँ के टॉप मार्क्स का बैलेंस करते हुए तो परसेंटाइल निकालते हो, उसे सबके साथ न्याय होता है। हुआ है राजस्थान, इसमें यदि आपने केवल सिर्फ 12वीं के आधार पर किया और सीबीएसई का ये परसेंटाइल नहीं किया, तो इसमें 90% सीबीएसई के बच्चों का एडमिशन होगा, ग्रामीण क्षेत्र राजस्थान बोर्ड के बच्चों के साथ अन्याय होगा और उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनके एडमिशन नहीं होंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में रूरल और गरीबों का हित होगा, इसलिए परसेंटाइल सिस्टम में दोनों इक्वल हैं, दोनों में से जिसका एडमिशन मेरिट से हो जाए वो दिया जाना चाहिए। जी वासुदेव जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम रुक करेंगे हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी का, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। संजय जी, तो यहाँ पर परसेंटाइल सिस्टम को हटाकर जो प्राप्तांक है उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से जो है कॉलेजों में एडमिशन की बात कही जा रही है गहलोत सरकार की तरफ से, और इंजीनियरिंग में भी जो बच्चे जेईई का, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है कोविड-19 महामारी के चलते, उनको भी इसी के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। कितना राहत भरा ये स्टूडेंट्स के लिए माना जाएगा ये फैसला? आकांक्षा, अभी आपने पूर्व शिक्षा मंत्री से बात की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स को तो राहत मिलेगी, लेकिन जैसा उन्होंने फरमाया राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका नुकसान हो रहा था, इसीलिए ये परसेंटाइल फार्मूला लाया गया था। कारण इसका ये है कि राजस्थान बोर्ड से जो स्कूल जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूल राजस्थान सरकार के जितने भी हैं वो राजस्थान बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में और जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो भी राजस्थान बोर्ड से एफिलिएटेड है। ये सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूल जो हैं वो सिर्फ 5-6 जो बड़े शहर हम मान लें उनसे जुड़े हुए स्कूल्स हैं और उनके विद्यार्थी वहाँ पे हैं। तो हो ये रहा था कि ये बात सही है, ये माना जा रहा था, देखा जा रहा था कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे मार्किंग बहुत लीनियंट होती है और राजस्थान जो बोर्ड है वहाँ मार्किंग बहुत हार्ड होती है। आप ये देख लीजिए कि सीबीएसई में अगर किसी सब्जेक्ट में इवन जो लैंग्वेज के जो पेपर्स हैं, लैंग्वेज में कभी 100 मिलना बहुत अचंभित करने वाली बात है, लेकिन सीबीएसई में हम देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में बच्चे 100% लाते हैं, जबकि राजस्थान में तो 92% टॉपर जो है वो 92-93 पे रुक जाता था। तो इसलिए ये जो डिफरेंस था इसको दूर करने के लिए, और जो ये बात बिल्कुल सही है कि जो रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, उनके लिए लाया गया था। दूसरा तर्क ये था कि जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में स्कोप है, लेकिन राजस्थान जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए जब राजस्थान में ही जगह नहीं मिल रही तो वो बाहर कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, तो इस वजह से लाया था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसने भी ये फैसला किया है, यदि मंत्री स्तर पे हुआ है तो मैं नहीं जानता, और अधिकारियों ने किया है तो वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका कांग्रेस सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं, करीबन 10 लाख बच्चे आप मान लीजिए कि
RBSE की 12th क्लास में बैठते हैं और वो सारे के सारे रूरल बैकग्राउंड से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब तबकों के होते हैं। और जबकि CBSE में शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे ये फैसला हुआ है और इसके लिए क्या कोई राय मशविरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं जो रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन अब बढ़ जाएगा, क्योंकि CBSE के बच्चों और रूरल बैकग्राउंड के जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे उनके लिए एक समान मापदंड जो है वो तय किया जाएगा। संजय जी, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है रिजर्वेशन की भी यहाँ पे जो है बात करी गई है, खासतौर पे इंजीनियरिंग के छात्रों को लेकर, उसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? देखिए क्या होता है कि राजस्थान में जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे उसको एक अलग से कार्व आउट किया हुआ है। और वहाँ पे चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कॉलेजेस में एडमिशन, जो लोकल जो आदिवासी हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान में जो दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी हैं और जो ईस्टर्न राजस्थान के हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और ये माना गया है कि अगर हम आदिवासियों के लिए अलग से आरक्षण करेंगे तो उनको भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात हम करते हैं वो हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि चाहे RBSE बोर्ड की बात करें या आदिवासी क्षेत्रों में, वजह यह है कि हिंदी मीडियम का होने की वजह से उन लोगों को बहुत मुश्किल आती है कि वो कॉलेज में एडमिशन वगैरह, न केवल इंजीनियरिंग बल्कि आम जो कॉलेज, साधारण जो कॉलेज हैं उसमें भी। तो इसलिए ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो रिजर्वेशन है, तो जो लोकल जो ट्राइबल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम इनसाइट के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए इस आयोजन में 1 घंटे तक मौन व्रत धारण करके कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों के बलिदान को याद किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, सालेह मोहम्मद, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जयपुर के शहीद स्मारक पर इस आयोजन के दौरान सभी कांग्रेस नेताओं ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है, भारत की सीमा पर चीनी सैनिकों का कब्जा है या नहीं। पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ और बयान जारी करता है और रक्षा मंत्रालय कुछ और बात कहता है। केंद्र को देश की जनता को वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए। नेपाल नया नक्शा बनाकर उसको पारित कर रहा है, भारत के हिस्से को अपना मान रहा है। पाकिस्तान लगातार LOC पर बमबारी करता है, LAC में लगातार छेड़खान हो रहा है। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। हमारी सरहदों को मजबूत सुरक्षित रखने के लिए पूरा देश एकजुट है। हमारे आपस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन सेना की जब बात आती है, भारत माता की जब बात आती है, इसमें स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि पूरा देश एक है और एक रहेगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। पूरा देश की सेना के पीछे एकजुट खड़ा है। जिन लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है उनको नमन करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में रखे गए हैं। हम उनको नमन भी करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बयानबाजी हो रही है, वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय जो बोल रहा है, देश पे जो शहीद हो रहे हैं, आर्मी कुछ कह रही है, इनके मंत्रिमंडल की तरफ से कुछ और बयानबाजी हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में सबसे पहले प्रश्न ये होना चाहिए कि हम लोग, चाहे LOC हो या LAC हो, हम लोग जो हैं केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि किस प्रकार से हम हमारी सरहद को बचा सकें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयपुर के शहीद स्मारक पर हुई श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसका जायजा लिया है संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में जो दोनों सेनाओं की जो झड़प हुई थी, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और ये जो जयपुर में शहीद स्मारक है, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सचिन पायलट,
राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उनके साथ में महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ज्योति खंडेलवाल, भंवर सिंह भाटी और तमाम जो प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी पदाधिकारी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और शहीद हुए सैनिकों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसद नीरज डांगी यहाँ विराजमान हैं, मंत्री साले मोहम्मद साहब हैं, तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में पार्टी के बहुत कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये 1 घंटे का यहाँ पर मौन व्रत का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके ज़रिए जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौन व्रत से पहले जब मीडिया से बात की सचिन पायलट ने, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार को इस मामले पर जो भी स्पष्ट बात है वो देश को बतानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ और बयान जारी करता है और रक्षा मंत्रालय कुछ और बयान जारी करता है, लेकिन जो फुटेज जो देखी जा रही है, जो सैटेलाइट की जो तस्वीरें देखते हैं, उसके जरिए ये ऐसा लगता है कि अभी भी वैली में चीनी सेना कहीं न कहीं उपस्थित भी ज़रूर है, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस बात पर साफ तौर पर स्थिति क्या है उसको स्पष्ट करना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। राज्य में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से गाइडलाइंस पालन करने की अपील की है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर मास्क लगा हुआ अपना एक सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना के खिलाफ राज्य में 10 दिनों का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का पालन करते हुए आप भी अपनी तस्वीरें और वीडियो को साथ में डालें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को एक बार फिर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी और जागरूकता अभियान नियम सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ये सावधानी जैसे ही हम छोड़ देंगे तो हमारी संक्रमण की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव का आंकड़ा भी बढ़ेगा। इसलिए बार बार अपील की जा रही है आम आदमी से कि सावधानी नहीं छोड़ें, सावधानी बरतें। अभी तक इसकी कोई दवा नहीं आई है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। सावधानी ही इसका उपचार है, इसीलिए सावधानी नहीं छोड़ें, ये बार बार कहा जा रहा है।
राजस्थान में अब तक कोरोना के 16,085 पॉजिटिव मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी चिंता जाहिर की है। प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए टेस्टिंग, संक्रमित लोगों के इलाज और बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए क्वारंटीन की व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के प्रयास करें। विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि बीते कुछ दिनों में धौलपुर और भरतपुर जिलों में पॉजिटिव केसेस की संख्या अधिक रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ने धौलपुर जिले में संक्रमण की स्थिति का आकलन भी किया। बीते कुछ सप्ताहों के दौरान कुवैत, यूएई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान समेत जैसे कई देशों से लौटे मजदूरों और मेडिकल के विद्यार्थियों के कारण प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत पुलिस कमिश्नरेट की घुड़सवार पुलिस के जवानों ने जयपुर के चांदपोल से छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार होते हुए सांगानेरी गेट तक जागरूकता का संदेश दिया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और निर्भया टीम की नोडल अधिकारी सुनीता मीना के नेतृत्व में घुड़सवार पुलिस के जवानों ने लोगों को जागरूक किया। जवानों ने पट्टिकाओं के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है ये बताया। साथ ही जागरूकता अभियान के तहत ये बताया गया कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में बचाव के लिए सावधानी और सबका सहयोग जरूरी है। लोगों से अपील की गई कि अगर बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। छोटी सी लापरवाही कोरोना संक्रमण बढ़ा सकती है। बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ पर अस्पताल जाएं। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। रामदेव की कोरोना की दवा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर के जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के साथ बाबा रामदेव ने ट्रायल का दावा किया था, उसने साफ साफ कह दिया है कि केवल औषधियों का ट्रायल किया गया है, कोरोनिल का कोई ट्रायल नहीं किया गया। आपको बता दें कि कोरोनिल के लॉन्च होते ही सबसे पहले आयुष मंत्रालय हरकत में आया। उसने इस दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी और पतंजलि के दावे पर कई सवाल उठाए। 23 जून को रामदेव ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दवा को लॉन्च किया था। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रामस्वरूप, तो बाबा रामदेव की दवा जो कि दावा कर रहे थे वो कि कोरोनिल जो दवा है कोरोना का इलाज करती है, और जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट, राजस्थान के जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट में इसका परीक्षण किया गया है वो उन्होंने मना कर दिया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आ रही है? देखिए, बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर वहाँ मौजूद थे। उनके हाथ में भी जो उनकी टेबलेट्स की जो डब्बियाँ थी, शीशियाँ थी, वो उनके हाथ में थी। उसी दौरान उनको लॉन्च किया गया था। लेकिन जैसे ही मीडिया को गिरते देखा है, मीडिया से चारों तरफ जब उनको ये लगा कि अब ये मामला जो है ज़्यादा बिगड़ सकता है, तो ऐसे में अब जो भी मीडिया कर्मी उनसे बात करने जाते हैं तो वो साफ तौर पर ही कहते हैं कि उनका उस दवाई से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बात है उनकी वहाँ पर जो जाँच की गई थी, उस ट्रायल किया गया था, उसके बारे में वो कहते हैं कि मैंने दवाई का ट्रायल नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जो अश्वगंधा, जो जड़ी बूटियाँ, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है उनका परीक्षण किया। जो संक्रमित मरीज थे उनको दिया ताकि वो भी ठीक हुए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने जिन मरीजों को दवाई दी वो भी ठीक हुए और जिनको दवाई नहीं दी वो भी ठीक हुए। इसका मतलब ये हुआ कि दवाई का असर कितना हुआ ये इसकी अभी तो कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर का साफ तौर पर कहना है कि दवा से उसका कोई लेना देना नहीं है। दवा ने तो वो बनाते हैं, ने वो बेच रहे हैं, बेचने वाले जाने, बनाने वाले जाने, उनका कोई उनसे वास्ता नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब बाबा रामदेव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब डॉक्टर BS तोमर जो है वहाँ पर मौजूद थे। एक बात और बता दूं मैं कि इनको कल ही जयपुर के जो CMO जो है उनके द्वारा नोटिस दिया गया था। हालांकि उनका अभी तक जवाब दिया नहीं है। नोटिस में साफ तौर पर कहा कि आप अपने स्पष्टीकरण दें कि आपने किसकी अनुमति से ये लेकर के ये परीक्षण किया था। जी,
रामस्वरूप, क्योंकि रामदेव के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई राजस्थान में, जो स्वास्थ्य मंत्री है रघु शर्मा, उन्होंने भी कहा था कि मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का पेंडेमिक है, जो हालात हैं कोरोना की वजह से, ऐसे में इस तरह की दवाई का प्रचार करना जुर्म है। तो अब जब जिस तरीके से शिकंजा कसता दिख रहा है, क्या उसका असर हुआ है जिसकी वजह से इस इंस्टीट्यूट ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं रामदेव की दवाई से? बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि 23 तारीख को जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बाबा रामदेव द्वारा और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा, उस दौरान वो मौजूद थे वहाँ पर बीएस तोमर। लेकिन उसी दिन शाम को जयपुर के एक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने जयपुर के थाना गांधीनगर में एक परिवाद दिया। हालांकि उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसको जाँच के लिए परिवाद के रूप में दर्ज किया। लेकिन इस जयपुर के अलावा और भी कई जगह इस तरह के परिवाद देने के बाद सामने आई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीएस तोमर इस पूरे प्रकरण से खुद का पिंड छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है पूर्व में भी कई तरह के मुकदमे उनके खिलाफ लंबित है। वो खुद अभी भी वो जमानत पर बाहर हैं जेल से, कई तरह के उन पर आरोप हैं, कई तरह की उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कई बार जेल गए हुए हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक और लफड़ा उनके पीछे जो है ना पड़े। जी रामस्वरूप, अब हमारे साथ बने रहें, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। राजस्थान के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने प्रदेश के भक्तों से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में कांवड़ यात्रा नहीं करने की अपील की है। इसके पहले यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वो राजस्थान के भक्तों को उत्तर प्रदेश तक की कांवड़ यात्रा की अनुमति ना दें। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों ने सावन के महीने में अपने अपने श्रद्धालुओं को केवल स्थानीय स्तर पर ही यात्रा की अनुमति दी है। इसी तरह राजस्थान सरकार ने भी भक्तों से स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक और पूजा पाठ करने और घर पर रहने की अपील की है। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रामस्वरूप, तो कांवड़ यात्रा के लिए अपील की गई है कि जो श्रद्धालु राजस्थान के हैं वो पड़ोसी राज्य ना जाएं। क्या कुछ सरकार ने इसको लेके कदम उठाए हैं अब तक, और क्या कुछ आगे का सरकार करती दिख रही है? देखिए, कोरोना संक्रमण का फैलाव कम से कम हो, इसी के जरिए, इसी के लिहाज से जो है इस तरह का आदेश निकाला गया है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस तरह के आदेश निकाले जा चुके हैं कि कोई भी बाहरी का जो राज्यों का जो नागरिक है वो कांवड़ लेकर के उनके प्रदेश में प्रवेश ना करे। तो यहाँ पर भी जो एसीएस होम है उनकी तरफ से आदेश निकाला गया और साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी कांवड़ यात्री, जो श्रद्धालु कांवड़ लेकर के अगर अपनी आस्था के लिहाज से किसी और पड़ोसी राज्य में जाए तो वहाँ ना जाए, क्योंकि वहाँ पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ उन्होंने साफ तौर पर आह्वान किया है सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी जो आम नागरिक हैं, सभी जो धर्मगुरु हैं उनसे भी कि जो भी आपकी आस्था भगवान में है, तो क्योंकि थोड़े दिन बाद में जो है सावन शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्राएं शुरू होने वाली है, तो उस लिहाज से कहा गया कि आप अपनी जो जलाभिषेक करें, जो पूजा अर्चना करें, वो या तो मंदिर के अंदर ही करें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें, या फिर अपने घर के अंदर ही रह करके पूजा अर्चना करें। जी रामस्वरूप, तो जो श्रद्धालु हैं वो दूसरे राज्य तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जो अपने ही क्षेत्र में पूजा करना चाहते हैं उनको लेके कोई खास गाइडलाइन सरकार की तरफ से? हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है, साफ तौर पर निर्देश दिए गए एक तरह से कि उसमें यह है कि किसी भी तरह की शोभा यात्रा का और एक जो कांवड़ियों की जो टोली होती है उनको एक साथ वहाँ पर सड़क पर एक से जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार ने यह भी एक आदेश 2 दिन पहले दिया था कि शादी समारोह के दौरान भी जो बारात जो है वो सड़क पर नहीं निकल जा सकती। जिस तरह से 50 लोगों की जो सीमा तय की, उसके बावजूद भी बैंड बाजे की अनुमति वहाँ पर नहीं है। ऐसे में किसी भी तरह का कोई आयोजन जो सड़क से होकर गुजरता है उसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है, उसकी पूरी तरह से पालना हो। अगर बहुत जरूरी कोई बात हो तो जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर के किसी आयोजन का संचालन किया जा सकता है। तो तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई, जिनका पालन लोगों को करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।